फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। शादी की रात में मैं अपनी पत्नी के कमरे में आया तो मैं बहुत खुश था। मैं मुंह दिखाई का एक एक प्यार भरा तोहफा भी खरीद लाया था। मैं अपनी पत्नी के लिए गजरे खरीदा था क्योंकि जानता था लड़कियां यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मैंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गया। सामने का मंजर बड़ा अजीब सा था। मेरी पत्नी की 15 साल की बहन उससे चिपक कर बैठी थी और रोती ही चली जा रही थी। यह रोना कोई आम वाला रोना नहीं था। उसके रोने की सिसकियां खत्म ही नहीं हो रही थी। अपनी बहन की यह हालत देखकर मेरी पत्नी काजल परेशान सी हो गई और उसे डांट कर चुप करवाया। मैं आगे बढ़ा बोला, काजल क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? काजल ने कहा, हाँ ठीक है। यह इसलिए रो रही है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ तो इसके मन में घबराहट है कि इसका क्या होगा। मेरा दिल दुख गया था। मैंने आगे बढ़कर अपनी पत्नी की बहन यानी अपनी साली नीतू के सर पर हाथ रख दिया और बोला, तुम परेशान मत हो। अगर तुम काजल की बहन हो तो तुम मेरी भी बहन ही हुई। तुम इसी घर में रहोगी हमारे साथ। मैंने काजल से कहा, तुमने यह बात नीतू को नहीं बताई क्या? उसने कहा, राकेश मैं बता चुकी हूँ मगर बच्ची है ना इसीलिए इसे समझ में नहीं आ रहा है। वक्त के साथ सब कुछ समझ जाएगी। मैंने सर हिला दिया। काजल ने डरते हुए कहा, राकेश मैं आपसे एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराकर बोला, काजल तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी बोलना है बेहिचक बोल सकती हो। लेकिन उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं एकदम सुनते रह गया। उसने कहा, राकेश मैं नीतू को अपने साथ सुला सकती हूँ जब तक यह संभल नहीं जाती। यह माँ और पापा के करने के बाद बड़ी दरी सनी रहती है। जरा जरा सी बात की टेंशन को लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं कहाँ अस्पतालों के चक्कर काटती रहूँगी। मैं काजल की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है तुम दोनों बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। काजल उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नेक की है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप इन बातों को घर में किसी को पता नहीं लगने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। और आप फिक्र मत करिएगा, जल्दी ही नीतू इस माहौल को समझ जाएगी तो अपनी जिद छोड़ देगी। मैं मुस्कुरा कर बोला, काजल तुम्हें इतना कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। वैसे भी कल तक सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैं दरी सहनी नीतू पर नज़र डालकर का बाहर निकल गया। मैं काजल और तसल्ली दे आया था मगर खुद को तसल्ली कैसे देता, क्योंकि हमारी शादी की पहले रात थी और मेरे दिमाग में बार बार यही आता कि क्या नीतू हमेशा ही मेरे और काजल के बीच आकर खड़ी हो जाएगी। मैंने नेकी करके अपना ही तो नुकसान नहीं कर लिया। बहुत सोच विचारने के बाद किसी तरह मैंने अपने माँ को समझाया और एक कमरे में जाकर लेट गया। अगली सुबह हुई तो धीरे धीरे करके सारे मेहमान अपने घर को रवाना हो गए। मैं काजल और नीतू ही रह गए थे। मैं नीतू का बहन का ख्याल रखता क्योंकि मेरे मन में था कि ना जाने किन किन मुश्किलों का सामना करके इसके दिमाग पर इतना असर पड़ गया है जो यह ऐसी हरकतें करती है। धीरे धीरे करके हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता गुजर गया पर नीतू अभी भी काजल के साथ ही सोई थी जबकि मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। कुछ दिन बाद मैं नीतू के लिए एक स्कूल बैग लेकर आया। मैं घर पहुंच तो काजल घर के काम कर रही थी जबकि नीतू चारपाई पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर नीतू के पास जाकर बैठ गया। काजल की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने नीतू से कहा, देखो नीतू मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। नीतू मुझे देखते ही रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मैं हैरान हो गया कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। वो हरदम यूं खुद को छुपाकर क्यों रखती है। मगर मैं यह नहीं जानता था कि जब मेरे इस सवाल के जवाब मुझे मिलेंगे तो मेरे होश उड़ जाएंगे, मेरी सारी शख्सियत हिल कर रह जाएगी। मैं उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नीतू इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर नीतू और भी डर गई।
मैंने सवालिया नज़रों से काजल की तरफ देखा तो वह मुझे बड़ी गुस्से में लगी और बोली, तभी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मेरी बहन से दूर रहे। भले ही आप मेरे पति है, पर नीति के लिए तो आप एक गैर मर्द है ना। मुझे काजल की बात बहुत बुरी लगी क्योंकि मैं नीतू को अपनी छोटी बहन समझता था। मैंने गुस्से से कहा, काजल, अगर तुम अपनी बहन को मुझसे इतना ही दूर रखना चाहती हो तो अपनी बहन को मेरे घर लाए ही क्यों हो। इतना कहकर मैंने दरवाज़ा जोर से बंद किया और घर से बाहर चला गया। बाहर निकलकर मैं सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। मुझसे रह रहकर अपने सख्त रवैयों पर शर्मिंदगी हो रही थी। नीतू मेरे घर जबरदस्ती तो नहीं आई थी ना। जो मैं यूं काजल को ताने देने लगा था वह तो मेरी सहमति से मेरे घर में आई थी। हमारे घर में सिर्फ 3 लोग ही तो थे। इससे पहले तो मेरे घर खामोशी और सन्नाटा का राज था। मेरी माँ की मौत 2 बरस पहले हुई थी। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप उठाकर खड़ा किया था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मैं कुंवारा था और घर में अकेला रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर काम करने को तैयार नहीं होती थी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे शादी का मशवरा दिया तो मैंने अपने रिश्ते की जिम्मेदारी भी इस पर टाल दी थी। मेरे दोस्त ने ही मुझे बताया था कि मेरे जन वालों में एक अनाथ लड़की है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह जिस लड़के से शादी करेगी अपने साथ अपने ससुराल अपनी छोटी बहन को भी ले जाएगी और उसकी बहन की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा। और फिर जब उसकी बहन बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी करके उसे विदा कर देना। मुझे यह सब जानने के बाद इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था और मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि भगवान की दया से मैं इतना कमाता था कि मैं अपनी पत्नी का खर्चा संभालने के साथ साथ बड़ी बहन का भी खर्चा उठा सकता था। मगर मैं कहाँ जानता था कि उसकी बहन के आने के बाद मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। लेकिन मैंने एक फैसला किया कि मैं कुछ दिन और देखता हूँ कि नीतू का रवैया ठीक होता है कि नहीं, फिर मैं किसी किस्म का नतीजा पर पहुँचूँगा। मैं रात गए घर लौटा तो होटल से खाना लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि काजल मुझसे नाराज़ होगी। मैं उसकी नाराज़गी दूर करना चाहता था। मैं घर के अंदर अभी जाने ही वाला था, तभी मेरे कानों में मेरी साली नीतू की आवाज़ गूंजी और मैं अंदर जाने की बजाय दरवाजे पर ही रुक गया। वह कह रही थी, काजल, क्या कुछ दिनों में तुम राकेश से तलाक ले लेगी और हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ पर बस तुम और मैं रहेंगे। किसी तीसरी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। काजल एकदम गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद करो नीतू। नीतू जोर से हंसी और फिर बोली, अब तो घर तुम्हारा खड्डूस पति भी नहीं है। अब तो मुझे मेरे असली नाम से बताऊं। मैं नीतू की बात सुनकर हैरान रह गया था कि नीतू का कोई और भी नाम था क्या जो मुझसे छुपाया गया था। लेकिन क्यों मेरे दिमाग में इतने सवाल जाम हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैं दरवाज़ा खोल और अंदर आ गया। तभी काजल की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह भागकर मेरे पास आई और बोली, राकेश, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं यह देखकर खुश हो गया था कि काजल के चेहरे पर नाराज़गी का नामो निशान तक नहीं था। हम दोनों बातें कर रहे थे कि नीतू एक बार फिर से रोने लगी और रोती हुई बोली, काजल, तुम इसके साथ बात मत करो। तुम्हारा पति मुझे गुस्से से देखा है। तुम्हारा पति बहुत गंदा इंसान है। नीतू की बात सुनकर काजल ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी सफाई दी और बोला, क्यों नीतू, मैं आप पर क्यों गुस्सा करूँगा? मैं तो आपका बहुत ख्याल करता हूँ। तभी काजल बोला, परी राकेश, मैंने कहा था कि आप मेरी बहन से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इतना कहकर वो नीतू को पकड़कर कमरे में लेकर गई। उन दोनों को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। मैंने तो अभी तक नीतू के इस तरह की हरकत को उसका बचपना समझता था, मगर यहाँ तो किस्सा ही कुछ और था। क्योंकि काजल ने बताया था कि उसकी बहन की उम्र तो बढ़ रही है, पर वो दिमागी तौर पर अभी बच्चा जैसा ही बिहेव करती है। मेरे दिल में शक पैदा हो चुका था और मैंने सोच लिया था कि मैं काजल से सख्ती से पूछूंगा तो वो खुद ही अपना और अपनी बहन का राज खोल देगी। सुबह काजल नाश्ता बना रही थी, फिर अचानक बोली, राकेश, आप नीतू के लिए स्कूल का बैग क्यों लेकर आए थे? मैं काजल के कल रवैये को वजह से थोड़ा नाराज़ था, इसलिए गुस्से में बोला कि मैं चाहता था कि अपनी आगे की पढ़ाई करे। काजल बोली, कौन सी पढ़ाई? नीतू ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा।
इसे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए हमने इसे कभी स्कूल भेजा ही नहीं। मुझे काजल की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसलिए मैं किसी किस्म की बहस में नहीं पढ़ना चाहता था। मैंने अपना खाना खाया और ऑफिस के लिए निकल गया, मगर नीतू का रवैया मेरे दिमाग में घटक रहा था। उसकी अजीब सी हरकत और मुझे देखते ही रोने लगा। फिर मेरी और काजल की तलाक पर खुश होना, यह सब क्या था? नीतू कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, वो पूरे 15 साल के थे। इस उम्र में तो लड़कियां बहुत समझदार और उलझी हुई होती है। यकीनन यह मामला इतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम हुई तो नीतू फिर से अपना रूप दिखाना चालू कर दी। वह फिर से मुझे देखकर अजीबो हरकतें करने लगी। कुछ देर बाद काजल को पकड़कर कमरे में लेकर गई और फिर काजल थोड़ी देर बाद कमरे से निकली और कहने लगी, राकेश, आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाइए, तो हम दोनों बहनें भी आकर खा लेंगे। नीतू जिद कर रही है कि जब तक आप बाहर बैठे हैं तब तक वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर खुद पर काबू करके बोला, ठीक है नीतू, बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ बैठकर खाओ। पर काजल के जवाब ने तो मेरे अंदर आग लगा कर रख दिया। वो बोली, राकेश, आपको तो पता है ना कि नीतू कितनी जिद्दी है, वह घर में तूफान खड़ा करके रख देगी। मैं मजबूर हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। काजल इतना कहकर कमरे में चली गई, लेकिन अब मैं अपना आप को बैठा था, मैं खुद पर काबू ना कर सका और कमरे की तरफ बढ़ा। तभी कमरे से काजल की आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाजे पर ही रुक गया। वो नीतू को कोस रही थी। नीतू, काश माँ और पापा के साथ तुम भी मर गई होती, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो जहन्नुम नहीं बनती। ना जाने तुम मेरी गुनाह की सज़ा हो। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और नीतू को कलाई से पकड़कर खींचता हुआ बाहर लेकर आया। काजल भी बौखलाते हुए मेरे पीछे पीछे आई और बोली, राकेश, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरी बहन को, आप अपने होश में तो है। मगर बच्चे, बात तो ये थी कि मैं अपने होश में नहीं था। अगर होश में होता तो यह सब करता। मैंने नीतू को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और काजल का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आया और बोला, अब मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारी बहन यह सब क्यों करती है। काजल मेरी बातों को कोई भी जवाब देने के हक में नहीं थी। वह बस रो रही जा रही थी। उसने कहा, आपको भगवान का वास्ता है और भी मेरी बहन को छोड़ दीजिए। उसे अकेले कमरे में डर लगता है। वो डर से मान जाएगी। वो एक रात तो क्या, एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं गुजार सकती। मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों, आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बगैर रह लेते हैं, तो यह किस किस्म का बहन है? तुम्हारी बहन तो तुम्हारा रवैया ही बनकर रह गई है। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही अब मैं यह सब बर्दाश्त करूँगा। मैंने काजल को घूर कर देखा और बोला, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। मगर वो और तेज रोने लगी। मैं काजल के कमरे से बाहर आ गया और कमरे से बाहर कुंडी लगा दी। मैं सोच रहा था कि दोनों बहनें इसी तरह शांत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह दोनों अपने अपने कमरे का दरवाज़ा पीट रही थी। ऐसा लगता था कि वह दरवाज़ा ही तोड़ देगी। कई घंटे यह सब कुछ चलता रहा, मगर सुबह उजाला होने से पहले दोनों कमरों में खामोशी छा गई। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर खड़ा हो गया और नीतू के कमरे की तरफ जाने लगा। मैं उससे माफ़ी मांगकर काजल के पास जाना चाहता था, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोल मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो नीतू नहीं बल्कि एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे देखकर सहन गया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, मेरे सामने आंसू मत बहाओ, नहीं तो मुझे इससे बड़ा कोई नहीं होगा। और अब मुझे बताओ कि तुम कौन हो और नीतू कहाँ पर है? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं आपको अपनी हकीकत बता दूँ तो आप मुझे बेच तो नहीं देंगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें क्यों बेचूंगा? वह लड़का मेरी बात सुनकर उठ खड़ा हुआ और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने बताया कि जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर यूं शक मनाया गया था, जैसे मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, मर गया हूँ। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं अपने पास बहुत सुना दिखाई। मेरे पापा मेरी माँ को एक मोटे डंडे से मारते हुए मेरी तरफ इशारा करते कहते हुए, इसे पैदा करने से अच्छा होता कि तू बांझ होती।
मैं पापा की बात सुनकर डर जाता और आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता। माँ मुझे कहती, अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दिया करो, तू तो बहुत प्यार है। लेकिन मैं प्यार होता तो क्या मेरी वजह से माँ को मार पड़ती? मैं काजल से पैसे मांगता तो मुझे पैसे देती, तो मैं दुकान जाकर अपनी माँ के लिए उनकी पसंद की टॉफ़ी लेता। मैं वो टॉफ़ी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ यह टॉफ़ी खा लो, तुम्हें आराम हो जाएगा। माँ मेरी बातों पर मुझसे निपट कर फूट फूट कर रोने लगती। मैं छोटा सा था तो देखा मेरे हम उम्र के बच्चे खेलते कूदते, लेकिन मेरा खेल कूद में बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं सारा दिन अपने घर में पड़ा रहता और माँ का पहरी देता कि पापा कहीं माँ को फिर से ना मारे। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन पापा माँ को बहुत मारते। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के चोट पर दवाई लगाकर कि उन्हें आराम आ जाए, मगर वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे छोटे हाथों को अपने लबों से चूमती जाती और रोती हुई कहती कि मुझे मार से तकलीफ़ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बहुत तकलीफ़ होती है। माँ के पास कुछ पैसे थे तो वो बाज़ार जाकर मेरे लिए एक छोटी सी साइकिल लाई। माँ कहती, तू बाहर जाकर खेलते तो नहीं ना, इसीलिए घर में ही तेरे खेलते कूदने का इंतज़ाम कर देती हूँ। मैं साइकिल देखकर बहुत खुश हुआ था और सारा दिन साइकिल चलाता रहा। मैं हर थोड़ी देर बाद साइकिल से उतरकर अपनी साइकिल को गंदे कपड़े से साफ करता रहता कि कहीं मेरी साइकिल गंदी ना हो जाए, मेरा नया साइकिल कहीं पुराना ना हो जाए। शाम में पापा जब घर आए तो मैं साइकिल ही चला रहा था। गुस्से से बोले, इस कमबख्त को साइकिल किसने दिलाया है? फिर मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारे और मुझे से साइकिल से उतारकर साइकिल को कुल्हाड़ी से मार मार कर तोड़कर फेंक दिए थे। मेरी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। मैं रात को खाना भी नहीं खाया था। माँ रात को मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा मैं आज तुमसे एक जरूरी बात करनी चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम 5 साल के हो गए हो, समझदार बच्चे बन गए हो। अब तो तुम्हारी माँ तुमसे हर बात कर सकती है ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। माँ ने बोला, बेटा तुम्हारी बड़ी बहन का नाम क्या है? मैंने कहा, काजल। माँ बोली, और तुम्हारा क्या नाम है? मैं खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, माँ पापा तो मुझे कमबख्त कहते हैं और तू चंदा कहती है, इन दोनों में से मेरा क्या नाम है? माँ की आंखों से आंसू भर आए। माँ ने कहा, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है। 5 वर्ष हो गए तेरी पैदाश को, मगर अब तक मैं यही फैसला नहीं कर पाई कि तेरा नाम क्या रखूं, लड़कियों वाला नाम रखूं या लड़कों वाला। मैंने कहा, क्यों माँ, लड़कियों वाला क्यों नाम क्यों रखना है? मेरा मैं तो लड़का हूँ ना। मैं नाम में सर हिला दिया तो मैं शहंशाह गिर गया था। मैंने कहा, ना तो तू लड़का है ना ही लड़की, तू एक किन्नर है। मैं 5 वर्ष का बच्चा इन बातों को नहीं समझ पाया था। मैंने कहा, मगर मैं तुझे लड़का नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि जब तू बाहर निकलेगा तो लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारा नाम नीतू रखती हूँ, क्योंकि तू हर वक्त सर पर दुपट्टा लेकर रख रहना और घर की चारदीवारी में रहोगे तो सलामत रहोगे। मैं माँ से गुस्सा हो गया, बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं लड़का हूँ। माँ ने कहा, मैं चाहकर भी तेरी तकलीफें नहीं कम कर सकती। तेरे हिस्से का हर दर्द मैं खुद पर झेल लेती, पर यह सब मेरे बस में नहीं है। अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोती हुई माँ से निपट गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। फिर हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। रोती रोती मैं मायूस हो गया तो माँ मुझे काजल के पास लेट कर चली गई। सुबह मेरी आंख चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खुली थी। काजल चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैं भाग कर बाहर निकला तो माँ सोई हुई थी। काजल मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, माँ हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। मैंने काजल से कहा, धीरे बोलो, माँ सो रही है, उनकी आँख खुल जाएगी। फिर काजल मुझे कमरे में ले गई और मेरे सर पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू मेरी है, माँ की बात याद है ना? मैंने हमें सर हिला दिया। मैं दौड़ते दौड़ते दुकान पर गया और माँ के लिए टॉफ़ी लेकर आया। मैं वो टॉफ़ी जब मैं लेकर घुमाता रहा, मगर माँ नहीं उठी। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे। फिर माँ को अच्छे से तैयार किया गया और वह लोग उन्हें लेकर चले गए। मैं पीछे पीछे दौड़ता जा रहा था और कहने लगा कि मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ दो इन्हें, मैंने तो उनके लिए टॉफ़ी लाया हूँ। मैं छोटा था ना, इसीलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं खूब रोता रहा कि मेरी माँ को मत ले जाओ, मैं माँ के बिना कैसे जी पाऊँगी। और वो टॉफ़ी मेरे जेब में ही रह गई, मगर माँ कभी ना लौट कर आई। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। फिर एक दिन अचानक पापा भी इस दुनिया से चल बसे तो हम अपनी चाचा के घर आ गए।
चाचा भी मुझ पर कम जुल्म नहीं करती। वह मुझे बहुत मारती और कहती थी कि मैं तुम्हें बेच दूंगी, गुरु आकर ले जाएंगे तुझे। जब काजल मेरा सहारा बनी थी, चाचा का आप जैसा एक बेटा भी था, वह भी मुझे कहता कि हम तुम्हें बेच देंगे। इन सब बातों से मैं डर जाता था। फिर काजल की शादी आपके साथ हो गई। आपको भी देखकर मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं आप डिग्री सच्चाई जानने के बाद मुझे गुरु के पास ना भेज दो। लेकिन काजल मुझे समझाती कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मगर डर मेरे दिल के अंदर जाकर बैठ गया है। अब आपको सब कुछ पता चल गया है, फैसला आपके हाथ में है कि मुझे अपने पास रखेंगे कि बेच देंगे। मेरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ गया और काजल के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और उससे माफ़ी मांगने लगा। वह भी रो रही थी, मगर बोली, माफ़ी किस बात की? आपने तो हम बेसहारे का सहारा दिया है। फिर मैं और काजल नीतू को डॉक्टर के पास लेकर गए। उसके दिमाग से बचपन का डर निकालना बहुत कठिन था। मैंने उसके पढ़ाई भी शुरू करवा दी है। मैं और काजल अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। नीतू भी ज़िंदगी की तरफ लौट रही है और मैंने खुद से वादा किया कि नीतू का भविष्य उज्जवल बनाकर ही दम लूँगा। कैसा लगा यह कहानी, और कहानी का कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस कहानी चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।